आज हम लोग क्वेश्चन पेपर लगाएंगे और ये क्वेश्चन पेपर जो है जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का है, क्योंकि 2020 में वैकेंसी आई थी, 2022 में इसका एग्जाम। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। 2022 में इसका एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। 2020 में इसकी वैकेंसी है। तो आज देखेंगे हम लोग इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का। और ठीक ऐसे ही जीआईसी पीजीटी का भी पेपर बनता है, तो आप लोग उसको भी इसके कंसीडर कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन जीएस के आते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग स्किप करते हुए सीधा इकोनॉमिक्स पे चलेंगे। इकोनॉमिक्स 40 क्वेश्चन से है, 40 क्वेश्चन इसमें जीएस के रहते हैं और टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नहीं, 30 क्वेश्चन शायद रहते हैं जीएस के, ठीक है ना। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो। 31 नंबर क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। वो है, हु इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर फ्रॉम इंडिया इन गवर्नर्स बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक मंडल का भारत से पदेन सदस्य कौन होता है, बताओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। बोलो भाई, कौन होता है इसका? पता है आपको? काजोल, रूपम, बताओ बेटा। एनीवन? पता है आप लोगों को? ए? ए तो नहीं है। अवधेश, ये जीडीसी का पेपर है, ठीक है, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, उसी का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक मंडल का भारत से पदेन सदस्य कौन होता है? इसका सदस्य आरबीआई का गवर्नर होता है, ऐसा है क्या? बताओ भाई। रूपम, अवधेश, सब लोग आंसर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बताने का प्रयास करिए। इसका आंसर है वित्त मंत्री। इसका आंसर क्या है? वित्त मंत्री, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक मंडल का भारत से पदेन सदस्य कौन होता है? वित्त मंत्री, यानी फाइनेंस मिनिस्टर। करेक्ट आंसर क्या है? वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है, अभिकथन है, मेक इन इंडिया की वैश्विक शुरुआत 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री ने की थी, ठीक है। और वो कारण दिया हुआ है, भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को किया गया। तो बताओ भाई, इसमें क्या सही है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में आया, तो मेक इन इंडिया क्या उद्यमिता, इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए आया था? बोलो भाई, दोनों सही है कि दोनों गलत? हाँ बेटा। ए, सभी लोग आंसर बताओ, ये तो पढ़े होगे। ए, ए सही है, ठीक, एकदम सही है। ए विल बी करेक्ट आंसर। यानी मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को आया था, और ये कार्यक्रम किस लिए आया था? उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए भारत में आया था, ठीक। क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, ऑन द एक्सपेंशन पाथ ऑफ द फर्म ऑपरेटिंग विद होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन विच एमंग द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। कह रहा है सजातीय उत्पादन फलन के साथ काम करने वाली फर्म के विस्तार पथ पर निम्नलिखित में से कौन सा समान बना रहता है? इनपुट अनुपात, आयात, आयातों का कीमत अनुपात, साधनों के बीच तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर,
मांग की आड़ी रोज। बताओ भाई क्या सही होगा? 1 2 1 4 1 2 3 1 4 5। बताओ भाई। हैं? एनीवन? तार पथ पर क्या क्या होता है? इनपुट अनुपात जो है समान बना रहता है। कैपिटल लेबर रेशियो स्थिर रहता है, ठीक है। कैपिटल लेबर रेशियो स्थिर रहता है और इनपुट की कीमत अनुपात भी स्थिर होती है उस पर, यानी पीएल अपॉन पीके भी स्थिर है, ध्यान में रखना। तो पहला दूसरा तो सही है। साधनों की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर भी स्थिर रहती है। भाई एक्सपेंशन पाथ जो आपका यहां से होकर के जाता है ऐसे, तो देखो यहाँ पे जो जो टेंजेंट लाइन तुम खींचे समोत्पाद वक्र पर, सारी एक दूसरे के समानांतर है। इसका मतलब है कि स्लोप सबका सेम है इस रेखा पर, विस्तार पथ पर। तो इसका मतलब विस्तार पथ पर तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर होती है, ठीक है। तो ये भी स्थिर होती है। तो 1 2 3 तीनों सही हैं। मांग की आड़ी लोच स्थिर नहीं होती, मांग की आड़ी लोच अदर कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन था। चलो चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा चौथा है, अभिकथन है साइमन कुजनेट के अनुसार आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में असमानता बढ़ती है। उच्च उत्पादकता वाले शहरी क्षेत्र के पक्ष में आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन होता है। क्यों भाई, क्या सही हो सकता है इसका? साइमन कुजनेट वक्र आप लोगों ने पढ़ा है, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस उन्होंने दी थी, उल्टा यू परिकल्पना दी थी। उन्होंने उल्टा यू दिया था, मतलब इस तरीके। तो क्या है उल्टा यू? क्या कहते हैं? आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में असमानता बढ़ती है कि घटती है? बोलो भाई। एनीवन? है, बढ़ती है, बिल्कुल। असमानता बढ़ती है, एकदम सही है, क्योंकि देखो बढ़ रही है ना, उल्टा यू का मतलब क्या है? बढ़ रही, बाद में घटती है। तो अभिकथन तो सही है। उच्च उत्पादकता वाले शहरी क्षेत्र के पक्ष में आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन होता है। बिल्कुल, उच्च उत्पादकता वाले शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन होता है। कारण अभिकथन दोनों सही, तो दोनों सही। तो इसका आंसर ए हो जाए। 35, द डेंजर पॉइंट एंड टैक्सेस में किस लेखक ने क्षमता की अधिकतम सीमा राष्ट्रीय आय की 25% मानी थी? अच्छा क्वेश्चन है। द डेंजर पॉइंट इन टैक्सेस में किस अर्थशास्त्री ने टैक्सेबल कैपेसिटी को जो है 25% मानी थी? तो बहुत आसान है, कोलिन क्लार्क। कोलिन क्लार्क, ठीक है, कोलिन क्लार्क इज द करेक्ट आंसर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से संबंधित नहीं है। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से संबंधित कौन सा नहीं है? पब्लिक डेट मैनेजमेंट इज नॉट रिलेटेड टू, नए बॉन्ड की शर्तों से, ठीक है। सार्वजनिक ऋण के विभिन्न घटकों के अनुपात से, बॉन्ड की परिपक्वता से, सरकारी व्यय में कमी से। तो बताओ भाई सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से संबंधित कौन सा नहीं है? एनीवन? सब लोग आंसर करो फटाफट। बी। रूपम जी बी बता रहे हैं, और लोग बताओ। सभी लोग प्रयास करो। बी बी बी। क्यों भाई, आप लोगों को बी आंसर लग रहा है कि जो सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से संबंधित नहीं है, सार्वजनिक ऋण के विभिन्न घटकों के अनुपात से?
ऐसा है? हम्म। अगर पहले ऑप्शन देखा जाए नए बॉन्ड की शर्तों से, तो पब्लिक डेट इससे संबंधित है, नए बॉन्ड की शर्तों से, तो ये संबंधित है। ठीक है। दूसरा है सार्वजनिक ऋण के विभिन्न घटकों के अनुपात से, बॉन्ड की परिपक्वता से सार्वजनिक व्यय में कमी से। अब सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कैसे हो सकता है? सरकारी व्यय में कमी से हो सकता है क्या? पूछ रहा है, मतलब कौन नहीं है। क्यों भाई? सार्वजनिक ऋण प्रबंधन जो है तो सरकारी व्यय में कमी से हो सकता है क्या है, कि बढ़ोतरी से हो सकता है प्रबंधन? बताइए आप लोग। हम्म। बढ़ोतरी से होगा कि कमी से होगा? हाँ बेटा, बोलो भाई। कमी से होगा कि बढ़ोतरी से? एनीवन? को कम ही तो किया जाएगा। प्रबंधन फिर कैसे होगा? समस्या तो ये है ना, उसको फिर प्रबंधन कैसे बोलो है? भाई सार्वजनिक ऋण है, सरकार को ऋण है, तो सरकार व्यय करेगी ना, उसमें वृद्धि लाएगी ना। लेकिन पांचवा चौथा ऑप्शन है कमी का, तो कमी वाला आंसर सही हो जाएगा। कमी यहाँ दिया हुआ है ना, तो सरकारी व्यय में कमी से संबंधित नहीं है सार्वजनिक ऋण प्रबंधन। अब भाई आपके ऋण है तो आप एक्सपेंडिचर नहीं करोगे तो कैसे आपका ऋण चुकता होगा? कमी से थोड़ी होगा, बढ़ोतरी से होगा ना वो चुकता। तो संबंधित नहीं है, तो सरकारी व्यय में कमी जो है तो संबंधित नहीं है। समझ में आया ना? क्यों भाई? तो इसका आंसर क्या है? डी। क्लियर है? अब देखो एक चीज ध्यान दो, सार्वजनिक ऋण भारत सरकार द्वारा लिए गए समस्त जो उधार होते हैं उसको डिनोट करता है। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है? ट्रेजरी बिल, रिजर्व बैंक द्वारा जो प्रतिभूतियां होती हैं, सिक्योरिटी, वो सब शामिल होती हैं। तो उसमें बॉन्ड वाली चीजें सब आ जाती हैं। नए बॉन्ड की शर्त, बॉन्ड की परिपक्वता, सार्वजनिक ऋण के विभिन्न घटक के अनुपात, वो सब सार्वजनिक ऋण प्रबंधन में आ जाते हैं। बट सरकारी व्यय में कमी जो है ये सार्वजनिक ऋण प्रबंधन में नहीं आता। सरकारी व्यय में वृद्धि। अब भाई सरकार, अगर सरकार के कहने पर आरबीआई ट्रेजरी बिल या प्रतिभूतियां जारी करती है तो कहीं ना कहीं सरकार खर्चा बढ़ा रही ना अपना। क्यों भाई? खर्चा कम कर, बोलो, आप ही लोग समझ लो। तो समझ में आया ना, इसका आंसर क्या है? डी। क्लियर है? क्यों भाई? हाँ बेटा, ओके। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आइए। एपीएमसी के विषय में कौन सा कथन सत्य है? एपीएमसी एक्ट हमने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में मैंने आप लोगों को एपीएमसी एक्ट पढ़ाया था। तो पहला ऑप्शन है देश के सभी राज्यों में एपीएमसी लागू है। एपीएमसी राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विपणन बोर्ड है। एपीएमसी का उद्देश्य बड़े फुटकर विक्रेताओं के शोषण से किसानों के हितों की सुरक्षा करना। तो तीनों सही है कि 1 2 सही है कि 1 2 3, केवल 3 1 2 3? कौन सा सही है? बताओ भाई, कौन सा सही है इसमें? दिमाग लगाइए। अवधेश, क्या सही है इसमें? सर जी 3 नंबर सही है। हैं? देखो जो एपीएमसी एक्ट है, इसको, इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, कृषि उत्पाद, ठीक है, बाजार समिति, इसकी स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा। और ये जो है सभी राज्यों में स्थापित नहीं है, पहली बात। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, सभी राज्यों में स्थापित नहीं है ये। ठीक है।
एपीएमसी राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विपणन बोर्ड है, तो ये तो सही है, राज्य सरकारें इसको स्थापना करती है। एपीएमसी का उद्देश्य बड़े फुटकर विक्रेताओं के शोषण से किसानों के हितों की सुरक्षा करना, एकदम सही। 2-3 है, यानी बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 38 नंबर में किसी बंटन में कह रहा है माध्य दिया हुआ 600 और सिग्मा यानी मानक विचलन दिया हुआ है 90, तो प्रसरण गुणांक का मान पूछ रहा है, निकाल लोगे आप लोग? क्यों भाई? एनीवन? निकल जाएगा? जरा निकालो आप लोग फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला लगाइए खटाक से आंसर। 15%। 15 आएगा? 15%, सर। ठीक। और सब लोग निकालो फटाफट आंसर, फटाफट इसका आंसर निकालिए, सी। ओके ओके, जल्दी जल्दी आंसर बताओ इसका। यानी किसी बंटन में अगर माध्य दिया हुआ है, ठीक है, और आपको मानक विचलन दिया हुआ है, तो प्रसरण गुणांक क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। फार्मूला क्या होगा प्रसरण गुणांक का? फार्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हो हैं भाई? फार्मूला क्या है उसका? सिग्मा बताओ। बटे एक्स बार सिग्मा अपॉन एक्स बार यानी माध्य। तो सिग्मा सिग्मा बटे कितना है? इंटू है। हाँ, सिग्मा 90 है और 600 नीचे है, तो क्या हो जाएगा? 6, 15 छक्का 90, एकदम सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 होगा। क्यों भाई? सभी लोग बताओ, सभी लोग यानी सी पे टिक कर दिए, यानी सभी को लगता है कि 15 सही है। कृपानंद भी आ गए हैं। कृपानंद जी, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप, हमें तो लगता है इन लोगों का गलत है। आप ही एक बुद्धिमान हमें मिल रहे हैं जो अलग आंसर बता सकते हैं। क्यों भाई? बताइए जरा, तो समझ में आए क्या सही है क्या गलत। तो सभी लोग बुद्धिमान हो, किसी का गलत नहीं है, ऐसे ही मैं कह रहा हूं। तो प्रसरण गुणांक का फार्मूला क्या होता है बेटा? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा कितना दिया हुआ है? सिग्मा दिया हुआ है 90, एक्स बार माध्य दिया हुआ है 600 गुणा 100, 100 0 0 कट गया, अच्छा 15 में 90, तो 15% इसका करेक्ट आंसर। ठीक, तो 15% प्रसरण गुणांक होगा। ठीक, सी विल बी करेक्ट आंसर। 39 क्वेश्चन देखिए। पूर्ण प्रतियोगिता के संदर्भ में सीमांत आय उत्पादकता और सीमांत उत्पाद के मूल्य के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही? तो बताइए भाई, पूर्ण प्रतियोगिता में एमआरपी और वीएमपी में क्या संबंध है? एमआरपी इज इक्वल टू वीएमपी होता है क्या? पूर्ण प्रतियोगिता में एमआरपीएल और वीएमपीएल बराबर होते हैं, तो ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। ये तो आसान क्वेश्चन। जी, ये क्वेश्चन पेपर जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का है, ठीक है, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर जो अभी होने वाला है जल्दी। ये 2022 का पेपर है, वही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना? ओके, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है मौद्रिक भ्रम की अनुपस्थिति का अर्थ क्या है? ऑब्सेंस ऑफ मनी इल्यूजन। अगर किसी भी इकोनॉमिक थ्योरी में मौद्रिक भ्रम न हो, मनी इल्यूजन ना हो, तो उसका अर्थ क्या है? जैसे ही कीमत स्तर दुगुना होता है, मुद्रा की लेन देन मांग दोगुनी हो जाती है।
पहला ऑप्शन है। दूसरा, जैसे ही मुद्रा की आपूर्ति दोगुनी होगी मुद्रा की मांग आधी हो जाएगी। जैसे ही ब्याज दर दोगुनी होगी मुद्रा की मांग दोगुनी। जैसे ही वास्तविक आय दोगुनी हो जाती है मुद्रा की मांग आधी हो जाती है। तो बताओ भाई, मनी इल्यूजन का अर्थ क्या है? अगर मनी इल्यूजन का मतलब क्या है? मुद्रा भ्रांति। यानी मेरे हाथ में जो मुद्रा है वो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसी को बोलते हैं मनी इल्यूजन, मुद्रा भ्रांति। लेकिन अगर मनी इल्यूजन ना हो, मुद्रा भ्रांति ना हो, तो क्या होता है? अगर मान लीजिए मुद्रा भ्रांति ना हो तो जैसे ही कीमत स्तर दुगना होता है तो मुद्रा की लेन देन मांग भी दोनों दुगना हो जाती है। भाई मौद्रिक भ्रम नहीं है अगर, तो अगर कीमत स्तर किसी भी चीज की कीमत बढ़ती है तो आपको मुद्रा ज्यादा लगेगी ना, लेन देन उद्देश्य से। मांग मुद्रा भी दुगना लगनी चाहिए अगर मौद्रिक भ्रम नहीं है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? यानी जैसे ही कीमत स्तर दोगुना होगा मुद्रा की लेन देन मांग भी दोगुनी हो जाती है। यानी जब मूल्य बढ़ रहे हैं तो लोग मौद्रिक परिवर्तनों को देख करके सही सही अनुमान लगाएंगे ना, तो वो जो है उतनी ही मुद्रा का भी डिमांड करेंगे जितनी प्राइस बढ़ी है, क्योंकि मौद्रिक भ्रम नहीं है उनको। और मौद्रिक भ्रम होगा तो उतनी मांग नहीं, मतलब जैसे ही कीमत स्तर बढ़ेगा वो उतनी मुद्रा की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि मौद्रिक भ्रम में होंगे, मनी इल्यूजन में होंगे कि ये मनी शायद ज्यादा वास्तविक आय दे सके, उनको ज्यादा वस्तुएं खरीद के दे सके। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो दिस इज मनी इल्यूजन। 41 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा है निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रखते हुए उन्हें कालक्रम में बताइए। तो द वेल्थ ऑफ नेशन, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, दास कैपिटल, मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। चारों की क्रोनोलॉजी बताइए भाई। वेल्थ ऑफ नेशन कब आया? 1776 में। वेल्थ ऑफ नेशन कब आया? 76 में। और जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में। तो देखो वेल्थ ऑफ नेशन तो पहला होगा, देखो सारे ऑप्शन में पहला है। उसके बाद क्या है? कार्ल मार्क्स होगी। उसके बाद क्या है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स 1867 में आया था। एकदम सही है, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936। द मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये चौथे नंबर पे आता है। तो इसका आंसर क्या है? बी। इसका आंसर क्या है? बी। क्यों भाई, क्लियर है ना? हाँ बेटा। थोड़ा सा बुक बुक का भी मतलब ईयर वगैरह कभी कभार पूछ लेता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो मैंने आपको बताया ना, वेल्थ ऑफ नेशन कब आया? 1776 में। द जनरल थ्योरी 1936। दास कैपिटल कब आया था? दास कैपिटल आया 1876 में। 1876 में। द मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कब आया? 1963। 1963। ठीक है, तो आप क्रोनोलॉजी मिला लो, पहला तीसरा दूसरा चौथा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, तो यानी बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। द मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ये किसकी पुस्तक का नाम है पता है आप लोगों को? क्यों भाई, क्या पूछ रही हो रूपम? कुछ पूछ रही हो क्या बेटा? कह रहे हैं सर इस दास का 1876 है कि 1867? 1870 1876 है, प्रकाशित उसी में हुई थी 1876 में। प्रकाशन वर्ष मैं दिया हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग।
अब एक चीज मैं जो पूछ रहा था आप लोगों से कि अ मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ये किसकी बुक है? आप लोग बताइए जरा, ये किसकी बुक है? द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, कीन्स। दास कैपिटल, मार्क्स। अ मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट किसकी बुक का नाम है? फ्रीडमैन की बुक का नाम। तो चौथी बुक किसकी है? मिल्टन फ्रीडमैन की, जो 1963 में लिखी गई थी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए 42। फिशर के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की आलोचना मुख्य रूप से की गई क्योंकि इसने मुद्रा की आपूर्ति को स्थिर मानते हुए मुद्रा की मांग पर अधिक बल दिया। नहीं, फिशर का जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है वो मुद्रा की पूर्ति पर अधिक बल देता है, मुद्रा की मांग पर बल नहीं देता। तो पहला तो गलत है। दूसरा, यह कीमत स्तर पर अधिक बल देता है। ऐसा है क्या? फिशर का जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है वो मुद्रा की पूर्ति पर अधिक बल देता है, न कि कीमत पर। तो बी भी गलत है। तीसरा, यह हमें यह नहीं बताता कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर को कैसे प्रभावित करता है। यह मुद्रा के मूल्य में अल्पकालिक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिशर का जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है हमें यह नहीं बताता कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर को कैसे प्रभावित करता है। ये लॉजिक जो है फिशर ने नहीं बताया था। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? सी। क्लियर है? चलें आगे, बोलो भाई। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए 43 नंबर आ जाइए। आनुपातिक कराधान में कर की दर होती है। आनुपातिक कराधान में कर की दर क्या होती है? प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है? सभी कर आधारों पर कर की दर एक ही कर की दर होती है, यानी सभी आय पर कर की दर सेम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, सभी कर आधारों पर एक कर की दर। 44 नंबर, एकाधिकारी क्रेता का सामना यदि एकाधिकारी विक्रेता से होता है तो वह किस बाजार का प्रारूप है? अब भाई एकाधिकारी है और वो एकाधिकारी क्रेता है और वो एकाधिकारी विक्रेता से मिलता है तो बायलिटरल मोनोपोली हो गई, यानी द्विपक्षीय एकाधिकार। भाई एक ही बायर है और एक ही खरीदार है, यानी बेचने वाला एक और खरीदने वाला एक हो तो उस तरह के मार्केट को क्या बोलते हैं? द्विपक्षीय एकाधिकार। यानी बायर की तरफ भी एकाधिकार है, उसके तरफ भी एकाधिकार है, खरीदने वाले का भी एकाधिकार, बेचने वाले का भी एकाधिकार। तो उसको बोलते हैं बायलेटरल मोनोपोली, द्विपक्षीय एकाधिकार। ठीक है। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? वास्तविक शेष दृष्टिकोण किसने दिया था? पीगू। क्यों भाई, वास्तविक शेष किसने दिया था? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। तुम लोग आंसर नहीं कर रहे हो बढ़िया से। बताओ भाई कौन सा सुमेलित नहीं है? आप लोग पढ़ो। स्फीतिक अंतराल कीन्स, विनिमय समीकरण टॉबिन, त्वरक गुणक विश्लेषण किसने दिया था? हिक्स। तो कौन सा सही है? विनिमय समीकरण टॉबिन ने नहीं दिया था, किसने दिया था? फिशर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित। वास्तविक शेष बैलेंस पीगू ने दिया था, स्फीतिक अंतराल कीन्स ने, त्वरक गुणक विश्लेषण हिक्स ने दिया था, विनिमय समीकरण फिशर ने दिया था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, इसका भी आंसर बताइए। हैक्सर और हॉलिन क्या दिए थे? साधन प्रचुरता मॉडल। हैक्सर और हॉलिन क्या दिए थे? फैक्टर इंडाउमेंट अबंडेंस थ्योरी। एडम स्मिथ ने क्या दिया था? निरपेक्ष लागत लाभ का सिद्धांत, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। जेएस मिल क्या दिए थे? प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत, रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी। हैबलर ने क्या दिया था? हैबलर ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी दी थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत का सिद्धांत।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4 किसमें है? डी। तो डी विल बी करेक्ट आंसर, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाओं के विकास हेतु पूरा मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था? एपीजे अब्दुल कलाम भाई। एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरा मॉडल ले आया था, तो ध्यान में रखिए एपीजे अब्दुल कलाम। यही सेम क्वेश्चन यूपी पीजीटी में भी आया था, यूपी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आया था, पूरा मॉडल किसने ले आया? तो देखो रिपीट होते रहते हैं यहाँ क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। यदि सभी वस्तुओं की कीमतों में समान अनुपात में परिवर्तन हो और लास्पेयर का मूल्य 150 पाया गया तो पांसे का मूल्य क्या होगा? बताओ भाई, पांसे का मूल्य क्या होगा? एनीवन? कौन बताएगा? पांसे का मूल्य क्या होगा? अगर लास्पेयर का मूल्य इतना है, 150 है, तो पांसे का मूल्य क्या होगा? एनीवन? कोई है जो बता सकता है? बेटा क्यों भाई सभी लोग चुप हो गए हो? कैसे काम चलेगा? नहीं पता? इसके बीच में हमने रिलेशन बताया हुआ है, लास्ट पेयर से पांसे कैसे निकाल सकते हो, पांसे से लास्ट पेयर कैसे निकाल सकते हो, ये चीजें मैंने बताई हुई हैं आप लोगों को। वो कैसे निकालो? बोलो भाई, कुछ तो बोलिए आप लोग। 150? कृपानंद जी 150 बता रहे हैं क्या भाई? आप लोग कृपानंद से सहमत हो? अब लास्ट पेयर का अगर सूचकांक 150 है तो पांसे का मूल्य सूचकांक क्या होगा? 48। क्या होगा? 150। ठीक है। अगर यदि सभी वस्तुओं की कीमतें समान है तो पांसे का भी सेम ही होगा। ठीक है, तो 150 इसका भी होगा। अगर असमान होता तब तो अलग रहता। 49 देखिए। एक दी हुई आर्थिक दशा पैरेटो इष्टतम है, यदि कोई नीति परिवर्तन कर सकती है तो क्या होगा? किसी को बेहतर स्थिति में किसी को बुरी स्थिति में ला, किसी को बेहतर स्थिति में अन्य सभी को बुरी स्थिति में ला, किसी को भी बदतर बनाए बिना किसी को बेहतर न बनाना, ज्यादा लोगों को बेहतर बनाना, कम लोगों को बदतर बनाना। क्या सही है इसमें? बोलो भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A given economic state is Pareto optimal if is a policy change can what? Make someone of someone worse off, make someone better off, all other worse off, not make anyone better off without making someone worse off, make more people better off, less people worse off। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी विल बी करेक्ट आंसर। भाई पैरेटो ऑप्टिमिलिटी क्या है? ऑप्टिमल सिचुएशन में आप, ऐसी सिचुएशन में आप चले गए हो जिसमें अगर उसमें आप परिवर्तन करते हो, आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आप मैक्सिमम वेलफेयर में, अगर उसमें आप चेंज करते हो किसी को और लाभ देने के लिए तो किसी दूसरे का छीनना पड़ेगा आपको। यानी किसी को आप बेहतर तभी बनाओगे जब दूसरे को नुकसान करो। ऐसी स्थिति आ जाए तो उसको बोलते हैं पैरेटो इष्टतम, पैरेटो अनुकूलतम। यानी किसी को बदतर बनाए बिना किसी को बेहतर न बना सकते। भाई किसी को नुकसान पहुंचाओगे तभी किसी को बेहतर बना सकते हो। इसी को बोलते हैं
पैरेटो एकदम। ऐसी स्थिति में आ जाए आदमी, 2 लोग हैं मान लो, अब मान लो तुमको मैं 50 रुपए दिया हूं, उसको 50 रुपए दिया हूं, इकोनॉमी में 100 रुपया था, अर्थव्यवस्था में 100 रुपए था, 2 लोग थे, 50-50 बांट दिए। अब भाई मान लो कोई पॉलिसी चेंज आई, अब मुझे एक को बदतर बनाना है तो 60 देना है, मान लो 50 वाले को 60 देना है, तो उस 50 वाले से 10 लेना पड़ेगा ना, 40 हो जाएगा उसका, तो उसको हार्म करना पड़ेगा, किसी को बेहतर करने के लिए किसी को नुकसान। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसको बोलते हैं पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, यानी सबसे अच्छी सिचुएशन। जहां पे परिवर्तन करोगे तो किसी को नुकसान होगा, तभी किसी को आप बेहतर कर सकते हो, बिना नुकसान पहुंचाए बेहतर नहीं डाल सकते। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या है? सी। क्लियर है? 50 क्वेश्चन देखिए। 50 वैश्विक भूखमरी सूचकांक स्कोर को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठक सूचक नहीं है? बताओ भाई। वैश्विक भूखमरी सूचकांक हमने आप लोगों को पढ़ाया है। भूखमरी सूचकांक का सूचक कौन सा नहीं है? शिशु मरणशीलता, इन्फेंट मोर्टालिटी, बच्चे की अल्प विकसितता, चाइल्ड स्टंटिंग, अल्प पोषण, अंडर न्यूरिशमेंट और चाइल्ड वास्टिंग, बच्चे की बर्बाद करना, बाल अपक्षय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 का डी। सब लोग होश हवास में आंसर देना, नहीं तो बहुत मारे जाओगे तुम लोग बहुत गलत आंसर दे रहे हो, कैसे काम चलेगा? हैं? कौन सा नहीं है पूछा है और कौन आंसर बताया? अभी डी। रूपम बताएं। रूपम जरा गौर करो क्वेश्चन पे, और सारे अगर आपको नहीं पता है तभी आप गलत बता रहे हो, इसका मतलब कैसे काम चलेगा? और लोग आंसर बताओ। रूपम ने तो अच्छा बता दिया, इसका आंसर सही लग रहा है मुझे, जल्दी बताओ। ए, क्या नाम है, अवधेश जी ए बता रहे हैं, और सब लोग थोड़ा सा प्रकाश डालो। कृपानंद और क्या नाम है, काजोल बेटा, आंसर बताओ क्या है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक के 4 इंडिकेटर हैं, चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, अंडर न्यूरिशमेंट और क्या है? एक और है, शिशु मरणशीलता, इसका इंडिकेटर नहीं। इंडिकेटर 4 हैं, अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड और बाल मृत्यु है, चाइल्ड मोर्टालिटी है। यहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी दिया हुआ है, वो बाल मृत्यु दर है। ठीक है, बाल, चाइल्ड मोर्टालिटी और इन्फेंट मोर्टालिटी दोनों में अंतर है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है संगठक सूचक नहीं है। ठीक है ना? यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? सर जी ऐसा ही प्रश्न आया था, मैं उसी को लेकिन तो सर यही सब बच्चे ध्यान को में बर्बाद करना का क्या मतलब? बच्चे को बर्बाद करना, बाल अपक्षय का मतलब समझते हो? चाइल्ड वास्टिंग का मतलब समझते हो? हमने आपको पढ़ाया था। एक होता है चाइल्ड वास्टिंग, एक होता है चाइल्ड स्टंटिंग जिसको बोलते हैं, मतलब चाइल्ड अल्प विकसितता। एक जैसे 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनका वजन कम होता है, मतलब भार कम होता है, अपक्षय हुआ है, मतलब एज के हिसाब से वो कुपोषित हैं। लड़कियां भी हैं, जैसे बहुत लोगों की एज बहुत होती है, दिखते नहीं है, दिखते हैं बहुत कम, तो उनका मतलब एज और इन सब के हिसाब से उनका वजन नहीं बढ़ता, तो उसी को बोलते हैं चाइल्ड वास्टिंग। ठीक है, बच्चे को बर्बाद कर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना, 2-4 साल के हो गए, लगते ही नहीं कि 2-4 साल के हैं। और बहुत सारे 1 ही 2 साल के हैं, मोटे तगड़े रहते हैं, एकदम खाए पिए दुरुस्त। तो ये इस तरह के कुछ भूखमरी सूचकांक के इंडिकेटर। तो इसका आंसर क्या है? ए। इन्फेंट मोर्टालिटी जो है, शिशु मृत्यु दर, वैश्विक भूखमरी सूचकांक का इंडिकेटर नहीं है। बाल मृत्यु दर वैश्विक भूखमरी सूचकांक का इंडिकेटर है, ध्यान में रखना। शिशु मृत्यु दर नहीं है, बाल मृत्यु दर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 51 नंबर,
यदि x और y के बीच काल पियर्सन सहसंबंध गुणांक 0.3 है, तब -x और 2y के बीच सहसंबंध गुणांक क्या होगा? बोलो भाई, कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। हाँ बेटा, कोई है विद्वान प्राणी? गुणा भाग लगाओ भाई फटाफट। तुम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हो आजकल, कैसे काम चले? रूपम, अवधेश, बताओ भाई इसका आंसर क्या है? अगर x y काल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का गुणांक है 0.3, तो -x और 2y के बीच सहसंबंध गुणांक क्या होगा? 0.3 है तो -x 2y के बीच सहसंबंध गुणांक क्या होगा? डबल कर दो, गुणा 2 कर दो, क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, -6 माइनस लगा है -6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? -6। सी -0.6, ठीक है, 0.6। सुम्पीटर के अनुसार व्यापार चक्र की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4। सुम्पीटर ने व्यापार चक्र की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4। चलिए, भारत सरकार ने उद्योगों को रणनीतिक और गैर रणनीतिक उद्योगों में वर्गीकृत किया है। किन उद्योगों को रणनीतिक उद्योग में सम्मिलित किया गया है? जल्दी बताओ भाई। भारत सरकार ने किन उद्योगों को रणनीतिक उद्योग में सम्मिलित किया है? बताओ भैया जल्दी जल्दी महाराज, सब लोग। एनीवन? जल्दी जल्दी पढ़ के बताइए फटाफट, दिमाग लगाइए थोड़ा थोड़ा। नहीं लग रहा है? दिमाग लगाइए, दिमाग। डी, काजोल जी डी बता रही हैं, और लोग बताओ। काजोल जी डी बता रही हैं, और रूपम भी डी बता दी हैं, और लोग? और कृपानंद, अवधेश, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। देखो लड़कियां यहाँ भी आ गए हैं, कैसे काम चलेगा यार लौंडो? तुम लोग क्या पढ़ लिख रहे हो यार? तुम लोग पीछे रह रहे हो। बताओ। पीटीए नहीं, पता नहीं, पीटीए नहीं, पता नहीं। कृपानंद जी, कैसे काम चलेगा? मैं? कृपानंद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? 53 नंबर देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार ने उद्योगों को रणनीतिक और गैर रणनीतिक उद्योगों में वर्गीकृत किया है, तो पूछ रहा है रणनीतिक उद्योग में कौन से सम्मिलित होते हैं? तो रणनीतिक उद्योग में कौन सा सम्मिलित होता है, ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है रक्षा उद्योग, दूसरा परमाणु उद्योग, बैंकिंग सेवाएं, रेलवे परिवहन। तो रणनीतिक में कौन सा सम्मिलित होता है? 1,
सम्मिलित होता है? रक्षा उद्योग, परमाणु उद्योग, ठीक है, और बैंकिंग नहीं सम्मिलित होता रणनीति में, रेलवे होता है। तो 1, 2, 4 इज द करेक्ट। बैंकिंग होगा भी नहीं, रणनीतिक में बैंकिंग नहीं सम्मिलित होता, और आयोग भी डी ही आंसर माना। आरबीआई मॉनिटर करती है। हाँ, आरबीआई मॉनिटरिंग करती है, इसीलिए सरकार के इसमें नहीं आता, रणनीतिक का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए 1, 2, 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 54 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश के उत्पादन फ्रंटियर को परिवर्तित नहीं करता? आप लोगों ने पीपीएफ पढ़ा होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उत्पादन संभावना वक्र की बात हो रही है यहाँ। तो कह रहा है उत्पादन संभावना वक्र, किसी भी देश के उत्पादन संभावना वक्र को कौन सी चीज परिवर्तित नहीं करती? उत्पादन वक्र, संभावना वक्र कब शिफ्ट नहीं होता पूछ रहा है। नई सामग्री की खोज को विनिर्माण को अधिक कुशल बनाना, इसमें शिफ्ट हो जाएगा। भाई कोई चीज नई इन्वेंशन हो रहा है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शिफ्ट हो जाएगा। पहला तो सही है, हमें गलत वाला ढूंढना है। फर्मों द्वारा नवीन पूंजी का क्रय, ये इससे भी हो जाएगा। व्यापार की शर्तों में परिवर्तन, उन्नत प्रौद्योगिकी की शुरुआत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। व्यापार की शर्तों का पीपीसी से कोई लेना देना नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या है? व्यापार की शर्त, ठीक है ना। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। जेबी से ने और एवं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के रोजगार संबंधी विचार एक दूसरे के विपरीत हैं। क्यों भाई, ऐसा है क्या? जेबी से तो क्लासिकल ही है ना, और उनके विचार अलग अलग कैसे हो सकते हैं? ये तो गलत है, हमें सही वाला ढूंढना है। पूर्ण रोजगार की दशा एक साधारण और सामान्य दशा है, ऐसा है क्या? क्यों भाई, पूर्ण रोजगार साधारण और सामान्य दशा है, और बाजार में अति उत्पादन सदैव विद्यमान रहता है, ऐसा नहीं है। सरकारी हस्तक्षेप रोजगार सृजित करती है, नहीं। तो बी वाला करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मॉडल में जो है पूर्ण रोजगार की दशा एक साधारण और सामान्य दशा है, हमेशा विद्यमान रहती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो कहते हैं भैया फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेगा लॉन्ग रन, क्योंकि लॉन्ग रन की बात करते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम एंड पोल्यूशन लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाई। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रदूषण के स्तर के मध्य संबंध को क्या दिखाता है? लॉरेंज कर्व, पर्यावरण कुजनेट वक्र, आर्थिक समृद्धि वक्र, पर्यटकों अनुकूलतम वक्र। तो क्या दिखाता है? पर्यावरणीय कुजनेट वक्र। इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व होता है वो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय और प्रदूषण के स्तर के बीच संबंध को दर्शाता है, इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व, ठीक है। ईकेसी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ईकेसी क्या है? इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व, जो कि पर कैपिटल जीएनपी और प्रदूषण के स्तर के बीच संबंध को दर्शाता है, और ये इन्वर्टेड यू शेप का होता है, ठीक। चलो 57 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है? आईबीआरडी कब बना भाई? जल्दी जल्दी बताओ, आईबीआरडी कब बना? फटाफट हैं? आईएफसी कब बना? आईएफसी 1956, आईडीए 1960, एडीबी 1966। ये आईबीआरडी कब बना? 1940 नहीं, 1944, ठीक है। तो दिस इज द रॉन्ग, ए विल बी नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट है ये पूछता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना कब शुरू की गई थी भाई? पीएम आशा योजना कब आई थी? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, पीएम आशा योजना कब आई थी? पीएम आशा योजना बोलो रे, जल्दी जल्दी बोलो, इतना देर लगाओगे कैसे काम चलेगा? हैं? पीएम आशा योजना कब आई थी?
रूपम, काजोल, बताओ भाई। अवधेश, सबको बार बार निमंत्रण देना पड़ रहा है, कैसे काम चलेगा? 2018, 2019 सब लोगों में आंसर को लेके कंफ्यूजन है। कोई बता रहा है 2018, कोई बता रहा है 2019। किसकी बात में दम है भाई? हैं? पीएम आशा योजना कब आ गई थी? पीएम आशा को कोई ध्यान ही नहीं दिया। हैं? बोलो रे। 2018 वालों की ज्यादा वोटिंग है, तो किसका आंसर मान लिया जाए? हैं? 2018 पे लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए तो 2018 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी पीएम आशा योजना लॉन्च ईयर कौन सा है? 2018। सितंबर 2018 में पीएम आशा योजना आई थी। ठीक है, तो आज की कथा यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है ना?